बेस्ड लर्निंग एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यह विषय आज का निर्धारित किया गया है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना, परिणाम आधारित शिक्षण, अधिगम और विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। और अपनी बात इस विषय पर शुरू करने के पूर्व दो कहावतें जो हिंदी क्षेत्र में कही जाती हैं, और मैं भी उसी हिंदी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, न सिर्फ ताल्लुक़ रखता हूँ बल्कि इलाहाबाद से गुजरते हुए मुझे कभी कभी रुलाई आती है, क्योंकि वहीं से हम परदेश के लिए निकलते थे तो वो आखिरी पड़ाव होता था और उसके बाद गांव छूट जाता था। और जब लौटते थे तो जैसे ही इलाहाबाद करीब आना शुरू होता था तो वो अपने मिट्टी और अपने वतन के प्रति जो प्रेम होता है वह हमें पुलकित करने लगता था। ऐसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़कर मैं गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। तो मेरा जो उदाहरण, जो कहावत से मैं अपनी बात शुरू करूँगा, वो कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत ही प्रचलित कहावत है, हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, और हमारे समय में तो हमें इसे बार बार सुनना गुनना पड़ता है कि अगर आपने कंगन पहना हुआ है तो उस कंगन के सौंदर्य को निहारने के लिए आईने की आवश्यकता नहीं है, वह तो आपके आँख के समक्ष है, वह हस्तामलक है, आप उसे देख सकते हैं और अपनी कलाई के सौंदर्य को समझ सकते हैं। उसी तरह से जो पढ़ा लिखा है उसके लिए क्या फारसी, क्या अंग्रेजी या क्या कोई अन्य ज्ञान या कोई भाषा, क्योंकि उसने सिद्धहस्तता हासिल की हुई है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा मुहावरा भी चलता है, दूसरी कहावत भी प्रयोग में लाई जाती है, वो ज़्यादा अहम है आज के विषय पर बात करने के लिए, और वो है, पढ़े फारसी बेचें तेल। अब कहाँ फारसी पढ़ना और कहाँ तेल बेचना। वैसे कोई रोजगार, कोई कार्य किसी से कमतर नहीं होता और न ही उसको कमतर मानना चाहिए, लेकिन मुहावरे की भाषा में हमने यह बात आपके समक्ष रखी कि हम पढ़ते कुछ हैं और कार्य करते कुछ हैं। हमारे जो अध्ययन है, हमने जितने वर्षों से जो पढ़ाई लिखाई की है, उस पढ़ाई लिखाई के बदले जो हमसे काम की अपेक्षा की जानी चाहिए, जिस कार्य के माध्यम से हम देश को अपने योगदान के द्वारा विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, उसे एक नवाचार दे सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते कुछ और हैं और काम कुछ और करते हुए दिखाई देते हैं। परिणाम ये होता है कि जितना अपेक्षित विकास होना चाहिए, जितना अपेक्षित समृद्धि आनी चाहिए, जिस तरह से हमारा योगदान देश और समाज के प्रति होना चाहिए, वह अक्सर नहीं हो पाता है, वह कुछ कमी रह जाती है और उस कमी को पूरा करना बहुत आवश्यक होता है। शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यह विषय निष्पादित किया गया कि हमारी जो लर्निंग हो, हमारा जो शिक्षण हो, वो परिणाम आधारित हो, वो आउटकम बेस्ड लर्निंग हो, यानी हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई का कोई परिणाम निकले, या फिर जिस परिणाम को हम पाना चाहते हैं उस परिणाम को पाने की दिशा में हमारा प्रयत्न हो, न कि प्रयत्न कुछ और हो और हम किसी और दिशा की ओर बढ़ रहे हों। तो प्रयत्न वह हो जो हमारे उद्देश्य को प्राप्त कराए। हमारा उद्देश्य क्या है वह बहुत स्पष्ट होना चाहिए और उस स्पष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अभी माननीय राजेश गर्ग जी ने मेरा परिचय देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ बातें रखी, तो उसका भी कुछ संदर्भ यहाँ पर लेना मैं उपयुक्त समझता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पिछले 4-5 वर्षों से निरंतर चर्चा, कहें तो एक बहुत बड़ा विमर्श होने के पश्चात भारत सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और एक लंबे विमर्श, हर स्तर के
जिनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं अंग्रेजी में, हर स्तर के लोगों से बातचीत करने के बाद, उनके साथ विचार विनिमय करने के बाद यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, इसकी जो कुछ मूल मान्यताएं हैं, जो इसके मुख्य उद्देश्य हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेना अप्रासंगिक नहीं होगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह विश्वास व्यक्त करती है, यह आग्रह व्यक्त करती है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली हो वह भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली हो। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसके केंद्र में भारत का समग्र विकास हो और वह उच्च गुणवत्ता प्रदान शिक्षा प्रदान करना, राष्ट्र को न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज के रूप में रूपांतरित कर सके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल की जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनसे ही हम आगे अपने इस विषय की ओर बढ़ेंगे, उसमें कोर्स के चयन का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। आप समझें कि एक विद्यार्थी को कोर्स चयन में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी मुश्किलें होती हैं, और हमारे जैसे देश में जहां आज भी बड़ी संख्या में पहली पीढ़ी के शिक्षण प्राप्त करने वाले लोग हैं, यानी उनके परिवार में उनके माता पिता या और कोई ऐसे नहीं हैं जो उनका मार्गदर्शन कर सकें। ऐसे में अगर किसी विद्यार्थी ने विषय के चयन में किसी भी तरह की त्रुटि कर दी, या उसे बाद में लगा कि वह जो विषय उसने चुना है उससे बेहतर उसके लिए कुछ और विषय हो सकता था, जिसमें उसकी रुचि, जिसमें उसकी गति बेहतर हो सकती थी, लेकिन एक चयन कर लेने की वजह से, एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट होने की वजह से वह विवश हो जाता था, और फिर वह धीरे धीरे अपने विषय के प्रति, जिस विषय में उसका आकर्षण दिनों दिन बढ़ना चाहिए, वो बढ़ने की जगह पर घटता चला जाता है। और घटता इसलिए चला जाता है क्योंकि उसकी इच्छा का वो विषय ही नहीं है। उसने किन्हीं कारणों से चयन कर लिया। हम सब जानते हैं, हम सब उसके भुक्तभोगी भी रहे हैं कि बहुत बार परिवार का कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि विद्यार्थी यानी जो उसका परिजन है, उसको यह विषय पढ़ना लाभकारी होगा, और वह अपनी समझ से उस विषय में उसे प्रवेश दिला देता है। और जब विद्यार्थी उस विषय को पढ़ना शुरू करता है और तब उसे लगता है कि नहीं, ये तो मेरे वश की बात नहीं है, इसमें मेरी कोई रुचि, मेरी कोई गति नहीं है, और परिणाम ये होता है कि वह शिक्षा से ही विमुख हो जाता है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रस्ताव है और उसको अब लागू करने की दिशा में निरंतर प्रयत्न हो रहे हैं कि एक लचीलापन हो, वह माध्यमिक स्तर से ही शुरू हो और उच्च स्तर तक हायर एजुकेशन के तमाम जो चरण हैं वहाँ पर भी यह लचीलापन बना रहे। एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियाँ हैं, उसे शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना, वो सिर्फ शिक्षणेतर गतिविधि ही न रहे, बल्कि वो ऐसी गतिविधियां रहें जिनसे विद्यार्थी में कौशल का निर्माण हो, उसकी योग्यता में वृद्धि हो, और इस योग्यता की वृद्धि के चलते वह भविष्य में कोई नवाचार को बढ़ावा दे सके, अपने जीवन के साथ साथ राष्ट्र जीवन में अपनी महती भूमिका का निर्वाह कर सके। जो विज्ञान और कलाओं के बीच कड़ा विभाजन हुआ करता था, उस विभाजन को तोड़ने की पहल भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है कि यह विभाजन बहुत उचित नहीं है। अगर आपने साइंस विषय लिया है, आपने विज्ञान विषय लिया है, तो आपको भाषा तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतिहास, संगीत या सांस्कृतिक अध्ययन या दूसरे अन्य विषय से आपको दूर रहना है, क्योंकि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आपको केवल विज्ञान पर ही
केंद्रित रहना है। उसी तरह से अगर कोई कला का विद्यार्थी है या कोई कॉमर्स का विद्यार्थी है तो उसको भी ये अवसर मिलना चाहिए, जिस अवसर को पाकर वह दूसरे विषयों में भी अगर उसकी रुचि है, उसकी गति है, तो वह अपना योगदान कर सके, अपने हुनर को, अपनी स्किल को और मांझ सके, उसको बेहतर बना सके और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। इसके साथ ही विद्यार्थियों को भविष्य में रोजगार उपलब्ध हो, वे ऐसे परिदृश्य का निर्माण करें जहाँ पर वे स्वयं अपने लिए रोजगार का निर्माण कर सकें, रोजगार की राह तैयार कर सकें और अपने पेशे के साथ दूसरी भूमिकाएं निभाने को भी तैयार रहें। यह एक बहुत ही ज़रूरी बात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है कि हमारे विद्यार्थी ऐसा शिक्षण प्राप्त करें, ऐसे उपाधियां प्राप्त करें जिसमें रोजगार के अवसर हों और न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पास ऐसे स्टार्टअप्स हों कि वह स्वयं रोजगार अर्जित कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। साथ ही हमारा जो अध्ययन हो वह शोध आधारित हो, उसमें शोध के लिए अवकाश हो। केवल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही शोध नहीं करना है, बल्कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही पाठ्यक्रमों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे शोध के लिए गुंजाइश बनी रहे। विद्यार्थियों को विज्ञान और मानविकी, गणित और कला, चिकित्सा और भौतिकी के बीच महत्वपूर्ण जो रिश्ते हैं उसकी जो एकात्मता है, उस एकात्मता को उसे ध्यान में रखना है और उसे उस एकात्मता के प्रति प्रेरित करना है। उसे एहसास दिलाना है कि केवल एक विषय, जिस विषय का उसने चयन किया है वही उसकी सीमा न बन जाए, बल्कि संभावनाओं के लिए बड़ा अवकाश रहे। और इसलिए आउटकम बेस्ड लर्निंग और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की अवधारणा हमारे सामने आती है। उसके पहले थोड़ी सी बातचीत हम पाठ्यक्रम को लेकर करें, जो मेरी समझ पाठ्यक्रम को लेकर बनती है। मैंने जैसा शुरू में बताया कि मैं हिंदी का अध्यापक रहा हूँ। मैं कोई एजुकेशन को मैंने उस रूप में न तो पढ़ा है, न तो मैंने कोई उपाधि अर्जित की है। और प्योरली एकेडमिक वातावरण के बावजूद मुझे एक प्रशासनिक दायित्व दिया गया और कोशिश ये है कि उसका कुशलतापूर्वक निर्वहन हो सके, इसलिए मेरी भी कुछ सीमा हो सकती है। तो अगर आपको लगे कि अपनी बात आप कुछ कहना चाहते हैं तो निश्चित ही बीच बीच में आप अपनी बात को कहने का अवकाश ले सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारे कुछ प्रतिभागी वो अच्छी तरह से वीडियो ऑन करके मुझे सुन रहे हैं। उन प्रतिभागियों को भी मैं कुछ नहीं कहूँगा जिन्होंने अपने वीडियो ऑफ रखे हैं और वो ज़्यादा गुन रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो पाठ्यक्रम का जो आशय मैं समझता हूँ और मैं अपने युवा प्रतिभागी मित्रों को से साझा करना चाहता हूँ वो ये कि पाठ्यक्रम साधन होता है। हमारी जो सबसे बड़ी सीमा बन गई है, हमारे पूरे शिक्षा प्रणाली की जो सीमा बन गई है वो ये कि हमने पाठ्यक्रम को ही साध्य मान लिया है। पाठ्यक्रम साध्य नहीं होता, पाठ्यक्रम साधन होता है और उस साधन से साध्य की हम यात्रा करते हैं। ये साध्य क्या है? यही आउटकम है, यही परिणाम है जिसको हमें अपने करिकुलम को डिज़ाइन करके प्राप्त करना है। अभी सब आप युवा प्रतिभागी हैं, आप सबको पता होगा कि करिकुलम डिज़ाइनिंग के लिए एक व्यवस्था हर विश्वविद्यालय में होती है। ऑटोनोमस महाविद्यालयों में भी इस तरह की व्यवस्था होती है जहाँ पर शिक्षक करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, पाठ्यक्रम की रचना करते हैं और वह पाठ्यक्रम उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए निर्मित होता है। दूसरी चीज़ जिसे समझना है वो ये कि पाठ्यक्रम न्यूनतम होता है।
जैसे पाठ्यक्रम साधन होता है, साध्य नहीं होता है, उसी तरह से पाठ्यक्रम का मतलब ही होता है कि न्यूनतम अपेक्षाएं, न्यूनतम जानकारी। जब हम पाठ्यक्रम कहते हैं कि हमें पाठ्यक्रम पूरा करना है, तब विद्यार्थी की परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद विद्यार्थी को अंक प्राप्त होंगे और प्रश्न पाठ्यक्रम पर ही पूछे जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि विद्यार्थी भी और बहुत मामले में शिक्षक भी दोषी होता है कि वह उस पाठ्यक्रम को भी तमाम उदाहरणों, कारणों से उसे और संक्षिप्त करता चलता है और सीमित करता चलता है। और जैसे कि हम ये विषय पढ़ लेंगे तो इस विषय के विकल्प में यह विषय पूछा जाता है, तो इस विषय को पढ़ लेंगे तो दूसरा विषय आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं मुंबई विश्वविद्यालय का उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं पेपर सेटिंग में था। बरसों से हम देखते चले आए थे कि एक के विकल्प में, एक विषय के विकल्प में या एक टॉपिक के विकल्प में दूसरा टॉपिक दिया जाता था। मुंबई विश्वविद्यालय ही नहीं, देश भर के समस्त विश्वविद्यालयों में लगभग यही पद्धति देखने को मिल सकती है। और होता ये था कि मान लीजिए ए के विकल्प में बी पूछा जाएगा और सी के विकल्प में डी पूछा जाएगा। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, ए के विकल्प में सी रख देते हैं और बी के विकल्प में डी रख देते हैं। मेरे साथ के जो साथी पाठ्यक्रम निर्माण समिति के पेपर सेटिंग समिति के जो सदस्य थे, उन सब के भीतर हाय तौबा मच गई और मैंने भी उस गंभीरता का एहसास किया, क्योंकि परिणाम ये होगा कि हमारे जो 90% विद्यार्थी हैं वह इसी तरह परीक्षा को पास करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि जो विकल्प में आने वाली चीज़ें होती हैं उसको छोड़ देते हैं। और इस तरह से एक पाठ्यक्रम जो अपनी अवधारणा में ही न्यूनतम है, उस न्यूनतम में से और एक न्यूनतम खाना, उसका एक और छोटा हिस्सा हम बना लेते हैं और उसी छोटे हिस्से के आधार पर हम अपनी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं और परिणाम हमारे सामने आता है कि रिज़ल्ट तो हम बहुत अच्छा पा जाते हैं, लेकिन आगे तमाम तरह की परीक्षाओं को पास करने के लिए हमको पुनः उन्हीं सारे विषयों से दोबारा तिबारा और बार बार जुड़ना और अध्ययन करना पड़ता है। तो हमने वहाँ पर अगर ये अवसर न लिया होता, ये छूट न ली होती, हमने समग्र पाठ्यक्रम का अध्ययन किया होता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन अक्सर हम ऐसा होता हुआ देखते हैं, आप सब के भी ऐसे ही अनुभव होंगे। इसी तरह से हर पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य होता है और पाठ्यक्रम की एक फलश्रुति होती है। अगर उद्देश्य के अनुरूप कार्य किया गया तो निश्चित ही उसकी फलश्रुति सफल होगी, अच्छी होगी और हमको उसकी सफलता का बोध होगा। अगर ऐसा न किया गया, हमने उद्देश्य के आधार पर हमने अपना पाठ्यक्रम नियोजित नहीं किया, तो निश्चित ही हमें वह सफलता, वह आउटकम हमें प्राप्त नहीं होगा जिसकी हमसे अपेक्षा की गई है, जिसके अध्ययन की हमें ज़रूरत है। दोस्तों, हम पढ़े लिखे लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं और हमारी पढ़ाई लिखाई कितनी समाज और देश के काम आती है, उसका मूल्यांकन हमें स्वयं भी करते रहना चाहिए। हमको भी यह आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में और जनता की सोच और समझ के विकास विस्तार में हमारी कैसी और कितनी भूमिका है। एक छोटी सी कहानी मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा और कहानी यूँ है कि एक व्यक्ति जिसने एक लंबे समय तक विदेश सेवा में जीवन बिताया था, वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के महत्वपूर्ण पद पर रहे
और लगभग सारी उम्र उन्होंने विदेशों में, बड़े बड़े देशों में कार्य किया था। और सेवानिवृत्ति के बाद उनको ये इच्छा हुई कि वो अपने गांव या भारत के गांवों को देखने और समझने की कोशिश करें। वे गांवों को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अपने एक मित्र से संपर्क किया जो उनका सहपाठी कभी रहा था और वह गांव में ही रह गया था। उन्होंने उसे संपर्क किया और अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे गांव देखना है, गांव के लोगों से संवाद करना है। और मित्र ने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए और मैं आपको गांव दिखाऊंगा। नियत तिथि समय अनुसार वे फॉरेन सर्विस में काम करने वाले मित्र अपने गांव के मित्र के घर पहुँचे और उनके साथ उन्होंने गांव को समझने, गांव का भ्रमण करने का कार्य आरंभ किया। और इस क्रम में वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर तेल की पेराई हो रही थी। तेल की पेराई हो रही थी और वो जगह चारों ओर से घेरी हुई थी। बीच में एक यंत्र था और वह यंत्र एक लकड़ी के माध्यम से 2 बैलों से जुड़ा हुआ था। आप सब ने तेल की पेराई हो या गन्ने की पेराई हो, आप सब ने अपनी आँखों वो देखा हुआ होगा, जिसमें बैल जुते होते हैं और बैल गोल गोल घूमते हैं और वह जो यंत्र लगा होता है, गन्ने के संदर्भ में चरखी हमारे अवध में कहते हैं, और उसी तरह से तेल के लिए भी कोई एक शब्द इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उसी तरह से वो पेराई हो रही थी और जो पेराई करने वाला व्यक्ति था वह बाहर निकलकर बैठा हुआ था। जब ये महाशय अपने मित्र के साथ वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो तेल की पेराई कर रहा था उसने बताया कि मैं तेल की पेराई कर रहा हूँ। तो उन्होंने दिखाया कि देखो इस तरह से हो रहा है। तो बोले ये तो ठीक है, लेकिन आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? आपको तो बैलों के पीछे पीछे चलना चाहिए, वरना यो बैल काम नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि मैंने बैलों के पीछे एक छोटी सी लकड़ी लटका दी है जो बैलों के चलने के साथ घिसट रही है। आप सब जानते हैं कि कोल्हू के बैल के आँख बंद होते हैं, उनकी आँखों पर झांपी लगी होती है जिससे कि वो अगल बगल देख नहीं सकते। वो सिर्फ ये एहसास कर लेते हैं कि कोई उनके पीछे उनका हाँकने वाला किसान या तेल निकालने वाला जो व्यक्ति है वो पीछे पीछे चल रहा है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि उस लकड़ी के खरखराने की आवाज़ से बैल आगे आगे चल रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि ये बैल चल रहे हैं इसका तुम्हें कैसे पता चलता है? तो उस भोले मानुस ने, जो गांव का गंवई चेतना और संस्कार का व्यक्ति था, उसने कहा कि ज़रा ध्यान से सुने बाबू साहब, एक उनके गले में घंटी बंधी हुई है और घंटी की टुन 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 आवाज़ आ रही है। मैं उस घंटी की आवाज़ को सुनकर आश्वस्त हो रहा हूँ कि बैल मेरे चल रहे हैं, और इसीलिए मैं थोड़ी देर सुस्ता करके अपना खरमिटाऊ दाना पानी मैं ग्रहण कर रहा हूँ। भाई वो पढ़े लिखे थे, इतने वर्षों तक विदेश में रहे थे, तो उन्होंने आगे सवाल किया। सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है, शिक्षण में भी सवाल बहुत आवश्यक होता है। ये अलग बात है कि हम सब, हमारी बिरादरी सवाल को बहुत प्रोत्साहित नहीं करती। हम सब सवाल पूछे जाने पर डांट कर बैठा दिए गए विद्यार्थियों में से एक हैं, और हम लोगों ने वही अपनाया भी है। आगे भगवान न करे कि हम अपना रहे हों। उन्होंने सवाल किया कि अच्छा ये बताओ, अगर बैल वो एक जगह पर खड़े होकर गर्दन हिलाए तो? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गंभीर, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति ने जब ये सवाल किया तो उस गंवई व्यक्ति ने उसका जो जवाब दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है।
और आज के हमारे विषय से उसका बहुत ही गहरा संबंध है। उसने कहा कि साहब, बैल कोई पढ़ा लिखा थोड़े है जो खड़े खड़े गर्दन हिलाएगा। यानी ये जो हम पढ़े लिखे लोगों के बारे में जो समझ गांव में बन रही है, गांव के लोगों में बन रही है, यानी सामान्य जनों में बन रही है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि बैल पढ़ा लिखा थोड़े है जो खड़े खड़े गर्दन हिलाएगा। यानी हम सब जो पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं, हम खुद अपनी ही जो हमारी हमसे अपेक्षाएं हैं, जो हमें कार्य करने होते हैं, उनमें हम कैसे बच जाएं, कैसे उससे बाहर निकल जाएं, कैसे अपने दायित्व से अपने को छुड़ा लें, मुक्ति पा लें, वह कोशिश हम करते हैं। और यह उदाहरण हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारे पढ़े लिखे होने पर एक बड़ी टिप्पणी है। मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितने भी हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम सब उस गांव के व्यक्ति की कसौटी के विपरीत हैं, यानी हम अपने कार्य को बखूबी निभा रहे हैं, तो हमारे देश का, हमारे विद्यार्थियों का जितना अपेक्षित विकास है वह क्या हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं हमें अंदर खाने देखने की आवश्यकता हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आउटकम बेस्ड लर्निंग पर बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। उससे भी हम ये समझेंगे कि हमारा करिकुलम, हमारा पाठ्यक्रम, हमारी पाठ्यचर्या कैसे निर्मित हो कि उससे जुड़ी अपेक्षाएं हम निर्धारित कर सकें और उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम अपने पाठ्यक्रम नियोजित कर सकें। एक बात लोगों को लग सकती है कि कहीं ये आउटकम बेस्ड लर्निंग कोई ऐसा मामला तो नहीं है जहां पूरे देश भर के पाठ्यक्रम को एक जैसा बनाने की कोई कोशिश हो रही है, जबकि यह ऐसा नहीं है। इसमें जो पहली बात, प्रमुख बात कही गई है वो ये कि पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप हो। क्षेत्रीय संस्कृति, उसका जो भूगोल है, वहाँ की जो जनसंख्या है, उन सब के अनुसार एक वैकल्पिक मॉडल, एक वैकल्पिक प्रारूप एजुकेशन का, शिक्षा का हमें निर्मित करना चाहिए, जिसमें इनपुट पे ज़्यादा जोर न हो बल्कि ज़्यादा जोर आउटपुट पे हो। हम लोग ये पढ़ा दें, वो पढ़ा दें, ये सिलेबस में ये डाल दें, वो पूरा कर दें, और परिणाम ये होता है कि हम इनपुट तो बहुत देते हैं लेकिन आउटपुट जो आता है वह बहुत ही सतही होता है, वो बहुत ही सीमित होता है। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है या ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि हमारी जो लर्निंग मॉड्यूल हो वह स्थानीय संस्कृति, स्थानीय भौगोलिक स्थिति और स्थानीय जनसंख्या की ज़रूरतों के अनुरूप हो। दूसरी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस संदर्भ में कहती है कि यह जो लर्निंग है, यह जो अध्ययन है, वह प्रायोगिक हो, अभ्यास और अनुप्रयोग पर आधारित हो। यानी हम जो कुछ भी पढ़ाए जाएं, जो कुछ भी हम पढ़ें, उसका हम अनुप्रयोग भी सीखते चलें। केवल विषय को पढ़ लेना, विषय का सैद्धांतिक ज्ञान ही हासिल कर लेना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ जो उसका व्यवहारिक ज्ञान है, जो उसको आचरण में या व्यवहार में या फिर जिस क्षेत्र का भी विषय हो, उस क्षेत्र में उसे लागू करने की दिशा में हमारा प्रयत्न हो, और हमारा जो असेसमेंट हो, हमारा जो मूल्यांकन हो, वह थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल का जो ज्ञान है, जो उसने अनुप्रयोग आधारित
कार्य किए हैं उसके मूल्यांकन के आधार पर हम उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन करें। यानी केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन नहीं, बल्कि जो उसका व्यवहारिक पक्ष है, जो उसका अनुप्रयुक्त पक्ष है, उस दिशा में उसने क्या कार्य किए हैं उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। और जो प्रोग्रेस है वो कोई साल भर में एक बार देखने की चीज़ नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ एनुअल परीक्षा होती है, पूरे साल भर में एक बार की परीक्षा में आपने कुछ माध्यमों को अपनाकर परीक्षा आपने पास कर ली। अभी तो लगभग सारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में सेमेस्टर पद्धति आ गई है, लेकिन एक समय ऐसा होता था कि पूरे साल भर में 1 महीने 15 दिन पढ़ लिए, कोई पासबुक, कोई कुंजी, कोई ऐसी गाइड मिल गई जिसमें कुछ, जैसा मैंने कहा कि सीमित प्रश्न आपने तैयार कर लिए और विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, और उससे आपकी बात पूरी हो गई। आपको एक वांछित डिग्री मिल गई, लेकिन उस डिग्री को प्राप्त करने के बाद का जो आपका जीवन है उसमें उस डिग्री और उस डिग्री के प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान आपने अर्जित किया उसके उपयोग की कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर उपयोग का आपको तरीका पता नहीं है, या उपयोग के लिए आप स्वयं तैयार नहीं हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं हैं। एक बात जो कही गई है आउटकम बेस्ड लर्निंग के संदर्भ में, वो ये कि एक ऐसा नेशनल असेसमेंट सेंटर, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बने जिसका नाम रखा गया परख। प्रस्तावित है ये, जिसमें परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए, एक संपूर्ण विकास के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें विद्यार्थी का समग्र विकास हो। और इसके लिए जो हमारे परंपरागत मापदंड हैं मूल्यांकन के, उसको बदला जाए और स्टेट अचीवमेंट सर्वे और नेशनल अचीवमेंट सर्वे जैसी संस्था हो जो मॉनिटर करे कि हमने क्या अचीव किया, पाठ्यक्रम को पढ़कर हमने क्या अर्जित किया, क्या प्राप्त किया। एक शायर हैं जो कहते हैं कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। तो परखना वैसे तो बहुत साहित्य की दुनिया में, शायरों की दुनिया में बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन हम सब की पढ़ाई लिखाई उसी परख पर ही आधारित होती है, और हमारी परख और परख की कसौटी अगर सही रही तो हमारी सफलता निश्चित है। यह मेरी अपनी निजी मान्यता भी है। साथ ही साथ जो हमारी 21वीं सदी की ज़रूरतें हैं उसके अनुरूप हम स्किल डेवलप करें, कौशल का विकास करें, यह भी आउटकम बेस्ड लर्निंग के लिए, यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें एक कौशल हमारे भीतर निर्मित हो, एक स्किल डेवलप हो, यह करिकुलम का उद्देश्य होना चाहिए, यह पाठ्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसे पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए, ऐसे पाठ्यक्रम के शिक्षण के लिए और ऐसे पाठ्यक्रम को चलाने के लिए और विद्यार्थियों में उसमें 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को भी नियमित प्रशिक्षित किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था की चर्चा हुई है कि शिक्षक भी निरंतर प्रशिक्षित होता रहे। ये फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरह के तमाम जो फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ये सब इसी सिलसिले में आए हैं, जहाँ पर निरंतर शिक्षकों को नए ज्ञान से, ज्ञान के नए अनुशासनों से, ज्ञान अर्जन, ज्ञान के निर्माण की नई पद्धतियों से परिचित कराया जाता रहे, क्योंकि यह शिक्षा ही
ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं और देश में उसे लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रमुख समस्याओं का जिक्र है उसका भी संबंध है आउटकम बेस्ड लर्निंग से है, और वो समस्याएं हैं प्रमुख रूप से जो हमने शुरू में एक बात कही कि जो एक एजुकेशन का जो पूरा इकोसिस्टम है उसकी जो पारिस्थितिकी है वो बहुत खानों में बटी हुई है। इतने खानों में बटी हुई है कि एक खाने से दूसरे खाने, एक खांचे से दूसरे खांचे की यात्रा के बीच में इतने बड़े बड़े व्यवधान हैं, उन व्यवधानों को समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ यह देखी गई कि जो जोर है, जो बल है, वह बहुत कम है बोध, ज्ञान, कौशल के निर्माण में। हमारा जो लर्निंग आउटकम है उसमें हमने क्या बोध प्राप्त किया, हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया या क्या कौशल हमने अर्जित किया, उस पे हमारा जोर बहुत कम है। इतना रूढ़ विभाजन है कि डिसिप्लिन्स के बीच में, विषयों के बीच में, कि कई बार वह विद्यार्थियों के लिए दमघोटू हो जाता है, बहुत नैरो हो जाता है। मैं बम्बई विश्वविद्यालय का एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी जो हम लोगों के साथ था, उसके भाई ने उसका फॉर्म भरते समय एक विषय तय कर दिया। बीए की बात बता रहा हूँ। बीए में उसने एक विषय ले लिया। उसके भाई को लगा होगा कि यह विषय उसके लिए सबसे बढ़िया है, उसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं और भविष्य में इसका जीवन सुखमय होगा। लेकिन उस मेरे मित्र की स्थिति ये थी कि उसे उस विषय में कोई रुचि नहीं थी और इस बीच उसकी रुचि एक दूसरे विषय में विकसित हो गई और वह उस विषय में निरंतर पढ़ने लिखने लगा। लेकिन विश्वविद्यालय ने उसे उस विषय को लेने की छूट नहीं दी। यानी या तो आप एडमिशन कैंसिल कर दो, एक बार एक सेमेस्टर या छमाही परीक्षा हो गई, इसके बाद आपको विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलने वाली है। अब आप बताएं कि या तो वो फिर अपने साल भर से कंप्रोमाइज़ करे या फिर अपने ज़िंदगी से कंप्रोमाइज़ करे, अपने उद्देश्य से कंप्रोमाइज़ करे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में ये बहुत बड़ी सुविधा आपको मिली हुई है कि आप हर सेमेस्टर में अपनी चॉइस के अनुसार विषय का चयन कर सकते हैं। परिणाम ये हुआ कि वह विद्यार्थी जिस विषय में उसकी गहरी रुचि बीए के दौरान विकसित हो चुकी थी, वह उस विषय को नहीं ले पाया। फिर उसने एमए करना चाहा कि उसे उस विषय में एमए में एडमिशन मिल जाए, तो वहाँ पर भी एक नियम बना हुआ था कि आपने अगर इस विषय से बीए किया है तभी आप एमए में उस विषय में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपको उस विषय की एक और परीक्षा देनी होगी और इस तरह से फैकल्टी चेंज एग्ज़ाम के बाद ही आप उस विषय को ले सकते हैं। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उदाहरण दिया गया है कि आप फिजिक्स में मेजर करते हुए इतिहास में माइनर कर सकते हैं, या इतिहास में मेजर करते हुए केमिकल साइंस में, केमिस्ट्री में माइनर कर सकते हैं, या म्यूज़िक में माइनर कर सकते हैं, या लिटरेचर में मेजर करते हुए आप किसी और विषय में। बहुत दिनों तक एक संकट हिंदी, विशेषकर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए रहा, वो ये कि जो हमारा हिंदी अधिकारी का जो पद होता है बैंकों में या पब्लिक सेक्टर में, वहाँ पर यह शर्त होती है कि बीए हिंदी में किया हो और एमए अंग्रेजी में हो, या बीए अंग्रेजी में किया हो, एमए हिंदी हो, या कम से कम एक विषय उसने हिंदी से बीए करने के दौरान अंग्रेजी लिया हो, या अंग्रेजी से बीए करने के ऑनर्स करने के दौरान हिंदी लिया हो। हमारी व्यवस्था ऐसी थी कि ये अवसर मिलता ही नहीं था।
अगर आपने हिंदी ली है तो आप अंग्रेजी नहीं लिए हैं, अंग्रेजी लिए हैं तो आप हिंदी नहीं ले सकते। यानी ऐसे कुछ जो खांचे, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे खांचे बन जाते हैं, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, जो बहुत ही मुश्किल हो जाती है विद्यार्थियों के लिए। एक चीज़ और देखी गई कि जो शिक्षण का माध्यम है, जो भाषा है, वह स्थानीय भाषा नहीं है। इसीलिए आप सबने बहुत सुना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषा, जो लोकल लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें अध्यापन पर बल दे रही है। यानी शिक्षण का माध्यम स्थानीय भाषा हो, इसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं और तमाम दूसरे माध्यमों से स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। ट्रांसलेशन आदि की व्यवस्था की जा रही है, इंटरप्रिटेशन आदि का प्रबंध किया जा रहा है। इसी तरह से एक बहुविषयक अप्रोच, जहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वह इस आउटकम बेस्ड लर्निंग की बुनियादी शर्त है। पाठ्यक्रम का वैशिष्ट्य ऐसा हो कि उसमें एक लचीलापन हो और एक व्यक्ति से क्या अपेक्षा की जाती है। एक व्यक्ति अगर बीए पास कर रहा है या बीएससी कर रहा है या बीई कर रहा है या एलएलबी कर रहा है, तो उससे क्या अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षाओं को पहले हमें चॉक आउट करना होगा, उन अपेक्षाओं को हमें पहले ध्यान में लाना होगा और इसके बाद ही हम करिकुलम डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के भीतर रचनात्मकता के विकास के लिए नवाचारी पाठ्यक्रम और इस पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए स्वायत्तता, मेरा आशय आप समझ रहे होंगे, पाठ्यक्रम निर्माण की स्वायत्तता भी बहुत आवश्यक होती है, जिस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बल दिया गया है। स्वायत्तता से नवाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर आपको एक निर्धारित पाठ्यक्रम थोप दिया जाए तो एक संस्थान में या एक क्षेत्र विशेष में, जो वहाँ की ज़रूरतों के अनुसार और वहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ निरंतर संवाद के द्वारा जो नवाचार की दिशा निर्मित हो सकती है, वह दिशा अवरुद्ध हो जाएगी, उस पर रोक लग जाएगी। तो यह स्वायत्तता भी नितांत जरूरी मानी गई है। अब हम आते हैं कि जो आउटकम बेस्ड लर्निंग है, ये मूलतः अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, जो हमारे यूजी के पाठ्यक्रम हैं, उन्हीं पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से लर्निंग आउटकम की बात कही गई है। योजना और विकास हेतु, यानी स्नातक पाठ्यक्रमों में यह अपेक्षा की गई है कि एक विद्यार्थी से क्या एक्सपेक्टेड है। वह कोई डिग्री प्राप्त करता है तो नॉलेज, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, समझ, स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू, ये सब उसकी अपेक्षा के, उस पाठ्यक्रम की अपेक्षा के बिंदु हैं। लर्निंग आउटकम स्पेसिफिक अध्यापन, शिक्षण, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण करना यह आवश्यक बताया गया है। और इसमें जैसा मैंने आरंभ में कहा कि इसका उद्देश्य कोई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाना नहीं है कि एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम हो और सबको उसी को पढ़ना हो, ऐसा इसका उद्देश्य नहीं है। बल्कि जो
स्थानीय आवश्यकताएं हैं, जो स्थानीय ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को ध्यान में रख करके हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करें। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ गुजरात का। गुजरात में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी संख्या में है। सूरत के पास एक जगह है अंकलेश्वर, जहाँ पे लगभग सभी दवाई की कंपनियों का वहाँ पर कारखाना है। वो पूरा एक तरह से दवाई बनाने वाली कंपनियों का हब है। अब ये गुजरात की आवश्यकता हो गई। अब हम जो कोर्स प्लान करें, साइंस के अगर हम अध्यापक हैं, हम मेडिसिन और उस तरह के विषयों से संबंधित हैं, फार्मेसी फार्मास्यूटिकल विषय से जुड़े हुए हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि कैसे हम फार्मेसी, उस फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसकी जो आवश्यकता है वो एक तरह से यहाँ की लोकल आवश्यकता हो गई। उस लोकल आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने पाठ्यक्रम डिज़ाइन कैसे किया, पाठ्यक्रम को हमने कैसे उसको अभ्यास केंद्रित, अनुप्रयोग आधारित बनाया, यह एक बहुत ज़रूरी बात इसमें कही गई है। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कुल मिलाकर वो ये है कि प्रोग्राम और कोर्स, हम जानते हैं कि एक होता है प्रोग्राम और एक होता है कोर्स। एक प्रोग्राम में कई सारे कोर्स हम पढ़ते हैं, तो एक तरह से एक तो प्रोग्राम का आउटकम और दूसरा एक एक कोर्स का आउटकम। एक एक कोर्स का आउटकम जो है वह भी धीरे धीरे प्रोग्राम के आउटकम के अनुरूप होना चाहिए। तो एक प्रोग्राम के आउटकम और कोर्स के आउटकम दोनों पर बराबर का ध्यान रखना है। और जो हमारे भावी विद्यार्थी हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो नीड है, उसको समझना और अपने पाठ्यक्रम में उसे शामिल करना। उदाहरण के तौर पर मैं आपको हिंदी का उदाहरण देना चाहूँगा और आप सबसे भी अपेक्षा करूँगा कि आप जो अन्य विषयों के लोग हैं वह भी बीच में मुझे रोकें, क्योंकि लगातार आप मुझे 50-55 मिनट से सुन रहे हैं। सामान्यतः टीवी के कार्यक्रम भी 15 से 20 मिनट के एपिसोड बनाए जाते हैं और उसमें सारी क्षमताओं का विनिवेश कर देने के बावजूद आप अपने रिमोट से 5 मिनट से ज़्यादा एक चैनल नहीं देखते और चैनल बदल देते हैं। आप मजबूर हैं कि मुझे 55 मिनट से देख सुन रहे हैं, तो और मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको लगातार जोड़े रखूं, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ और वहाँ पर तो पूरी टीम काम करती है। आप बात मेरी समझ रहे होंगे, ऑनलाइन की ये दिक्कत है। लेकिन फिर भी मैं जो बात आपसे कह रहा था कि उदाहरण के तौर पर 21वीं सदी सूचना के विस्फोट की सदी मानी जाती है। तमाम तरह के सूचना के माध्यम विकसित हुए हैं और सूचना की अपनी एक भाषा होती है और वह भाषा जो इस देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जो सबसे ज़्यादा समझी जाती है, सबसे ज़्यादा जिसका व्यवहार होता है और जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा, सबसे ज़्यादा बोलने वालों की संख्या के आधार पे, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो, चाहे सेकंड लैंग्वेज हो, चाहे थर्ड लैंग्वेज हो, तीनों ही आधारों पर वह हिंदी है। और इसलिए जो हिंदी मीडिया है, हिंदी सिनेमा हो, हिंदी इंटरटेनमेंट मीडिया हो, हिंदी न्यूज़ मीडिया हो, हिंदी गेम हो। आपको पता है कि अब बहुत सारे जो गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो चुकी है। अच्छा हो बुरा हो उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से वरिष्ठ लोगों को, अपनी उम्र के लोगों को भी पबजी और फ्री फायर खेलते हुए देखा है। तो ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है, इसकी भी भाषा आज हिंदी है।
दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनेमा हिंदी में बनता है। हिंदी समाचार पत्र, हिंदी टेलीविज़न, एंटरटेनमेंट चैनल्स सबसे ज़्यादा इस देश में हैं। ऐसे में हिंदी के पाठ्यक्रम को अगर आउटकम बेस्ड बनाना है तो हमें इसका ध्यान रखना होगा कि हमारे पाठ्यक्रम में इससे संबंधित चीज़ों को शामिल किया जाए। उदाहरण के तौर पर हम भाषा का अध्यापन कर रहे हैं, तो भाषा का अध्यापन करने के लिए क्या यही एकमात्र उपक्रम होगा कि हम विद्यार्थियों को कहानी पढ़ाएं, कविता पढ़ाएं, उपन्यास पढ़ाएं, निबंध पढ़ाएं? शायद नहीं। यह एक माध्यम हो सकता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, साधन साध्य नहीं, और साधन को लेकर रिजिड होने की आवश्यकता कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप साधन को लेकर रिजिड हो जाएंगे तो साध्य आपके हाथ से निकल जाएगा। तब क्या होना चाहिए? तो मैं प्रस्तावित करता हूं, और हम लोगों ने कोशिश भी की है कि ऐसी बहुत सी जो अच्छी फिल्में हैं, ऐसे बहुत से जो अच्छे संवाद वाली फिल्में हैं, कथा वाली फिल्में हैं, उद्देश्य प्रधान फिल्में हैं, उनको भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। हमने अपने गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी के पाठ्यक्रम में सिनेमा के अध्ययन के बहाने पूरा एक पेपर निर्मित किया है। अगर हम विद्यार्थियों को हिंदी सिनेमा की दुनिया में डायलॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, वन लाइनर या विज्ञापन की दुनिया में भेजने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो क्या हमें अपने पाठ्यक्रम में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापनों को नहीं शामिल करना चाहिए? आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा उपलब्ध है और सरलता से हमको प्राप्त है, तो उसका उपयोग हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब वो समय नहीं रहा जब एक फ़ोटोग्राफ भी बड़ी मुश्किल से होता था। आप सब या हमसे थोड़ा एक पीढ़ी के पहले के लोग उनको याद कीजिए जो हॉस्टल में पढ़ते थे, और हॉस्टल के कमरे में आप ज़रा उस दृश्य को याद कीजिए जिसमें अखबार में सप्ताह में एक दिन पूरे पेज पर किसी अभिनेत्री की या अभिनेता की छपने वाली तस्वीर को वो काट करके अपने कमरे में लगाते थे। उस दौर से हम बहुत आगे निकल गए हैं। आपके पास मोबाइल है और उस मोबाइल पर आप तमाम शैक्षणिक कार्यकलाप उससे कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इसी मोबाइल से आप फिल्म निर्माण करवा सकते हैं, आप उसको वॉइस ओवर देना सिखा सकते हैं, आप उसे स्क्रिप्ट लिखना सिखा सकते हैं, आप उसे गीत लिखना सिखा सकते हैं। और इतने खूबसूरत गीत जो हिंदी सिनेमा में रचे गए, क्यों ज़रूरी है कि हम केवल उन्हीं कविताओं को पढ़ें जो हमारे पाठ्यक्रम में अब तक होती आई हैं? हम कुछ अच्छे गीतों को भी शामिल कर सकते हैं, हम साहिर को शामिल कर सकते हैं, हम शैलेंद्र को शामिल कर सकते हैं, हम मजरूह को, प्रदीप को, राजेंद्र कृष्ण को। मेरा विरोध नहीं है कि जो हमारे दूसरे कवि हैं, लोकप्रिय हो जाना कोई पाप नहीं होता। इस बात को हमें समझना होगा। मैंने एक उदाहरण दिया, तो उसी तरह से आपके विषय की जो आवश्यकताएं हैं, आपके विषय की जो स्थानीय ज़रूरतें हैं और आपके विषय की जो अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरतें हैं, एक साथ लोकल और ग्लोबल, इन दोनों ही दिशा में आपको सोचना होगा कि आप यह जो पाठ्यक्रम दे रहे हैं वह विद्यार्थी के भीतर स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्षमता दे, एक कौशल निर्मित करे कि वह अपने जीवन को बेहतर बना सके और देश समाज की सेवा वह